तो मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहली खबर है आज की, नक्सलवाद मुक्त भारत। 31 मार्च 2026 को भारत ने लगभग 6 दशकों के बाद वामपंथी उग्रवाद लेफ्ट विंग नेशनलिज्म से प्रभावी रूप से क्या मुक्त होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया। ये क्या हो गया? एक ऐतिहासिक। कब? 2026 31 मार्च को। लेकिन शुरुआत कब हुई थी? 1967 में। कब शुरुआत हुई थी? 1967 में। कहाँ से? नक्सलवाड़ी दार्जिलिंग से। प्रमुख नेता इसके चारू मजुमदार और कानू सान्याल थे। इससे प्रभावित जिले कब? 2014 में। कितने जिले थे? 126। और जबकि 2026 में कितने रह गए हैं? 2। कौन कौन सा 2 है? एक है बीजापुर। बीजापुर कहाँ का? छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा है? पश्चिम सिंहभूम। कहाँ का? झारखंड। यानी कि एक जिला झारखंड का, एक जिला छत्तीसगढ़ का। ये थोड़े बहुत प्रभावित अभी हैं। केंद्र सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान लागू की, जो विश्वास निर्माण और जन कल्याण के 3 स्तंभों पर आधारित थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए 597 सुदृढ़ पुलिस थाने, 408 नए सीएपीएफ कैंप यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कैंप, कितना? 408, और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड तथा आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, यूएवी। ये यूएवी क्या है? अनमाइंड एरियल व्हीकल, यानी कि ये भी ड्रोन, एआई का उपयोग किया गया है। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 5 लाख, कितना? 5 लाख, जो सरेंडर कर दिए ऐसे नक्सलियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता, और क्या? मासिक वजीफा और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए गए। और क्या? कौशल विकास कार्यक्रम भी इनके लिए प्रदान किए गए। 2024 से 26 के बीच में 3927 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इतने लोगों ने क्या किया? आत्मसमर्पण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 12,249 किलोमीटर सड़कें, 9,600 से अधिक मोबाइल टावर, 1,804 बैंक शाखाएं, 259 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी कि ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास को क्या किया गया है? गति दी गई है। आज की दूसरी खबर है, कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना। कोयला से क्या बनाया जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट परियोजना। शुरुआत 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के झारसुगुंडा जिले के लखनपुर में 25,016 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी। एक कोयला गैसीकरण आधारशिला क्या है? मतलब कोयला गैसीकरण क्या है? कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना मतलब कैसे बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कोयले को ऑक्सीजन O2 और स्ट्रीम, किसकी बात हो रही है? स्ट्रीम यानी कि भाप, इसकी सहायता से उच्च तापमान पर गैस में क्या करते हैं? बदलते हैं। किस में बदलेंगे? गैस में बदल देते हैं। इससे फिर क्या होता है? सिंथेसिस गैस प्राप्त होती है। इससे कैसी गैस प्राप्त होती है? सिंथेसिस, जिसमें CO और क्या? और H2 यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इससे क्या होती है? प्राप्त होती है। सिंथेसिस गैस से फिर क्या? हाइड्रोजन लेकर किसमें? नाइट्रोजन, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया, और अभिक्रिया करेंगे फिर क्या मिलेगा? अमोनियम। क्या मिलेगा? अमोनियम।
अमोनियम, यानी कि NH3 क्या मिलेगा, NH3, इससे क्या होगा, बनकर तैयार होगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर अमोनियम की अपक्रिया किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल, किससे, नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 से कराएंगे। फिर इससे क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट, फिर इससे क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि NH4NO3, इससे क्या होगा, प्राप्त होगा। इतनी बातें हमको क्या करना है, याद करना है। यह भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को क्या करेगी, मजबूत। परियोजना का विकास भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड यानी कि BCGCL द्वारा किया जा रहा है, जो भेल और कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL की संयुक्त क्या है, उपक्रम है। यह संयंत्र स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 2000 टन, कितना, 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगा, क्या करेगा, उत्पादन, जिसका उपयोग मुख्यतः खनन औद्योगिकी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, खनन में होता है और औद्योगिकी क्षेत्र में होता है। सरकार ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितना, 46,000 करोड़ रुपए का क्या किया है, प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इससे आयात निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जब आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा की क्या होगी, बचत, तथा जब काम होगा तो फिर क्या मिलेगा, रोजगार और औद्योगिक विकास को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर है, हिमालयी क्षेत्र में BCON निगरानी केंद्र स्थापित होगा, यानी कि ब्लैक कार्बन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क स्थापित होगा। कहाँ पर, हिमालय क्षेत्र में। कब, 18 जून 2026 को IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और ARIES यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल ने समझौता ज्ञापन IOU पर हस्ताक्षर किए, क्या किए, हस्ताक्षर यहाँ पर किए। देवस्थल उत्तराखंड में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क यानी कि BCON का दीर्घकालीन निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा। BCON के तहत ग्रीन हाउस गैसों, मौसमी मापदंडों, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और मृदा नमी की निगरानी इससे होगी। यह पहल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की मिशन मौसम योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। किसके अंतर्गत शुरू किया गया है, इसी के अंतर्गत शुरू किया गया। इससे जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, जलवायु आकलन और भारत के IITM ESM मॉडल को बेहतर बनाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है, यह अर्थ सिस्टम मॉडल को बेहतर बनाने को क्या करेगा, यह सहायता करेगा। अगली खबर है, विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि VBGRAM क्या है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 जुलाई 2026 से इसे क्या करेगा, यह लागू होने वाला है। कब से, 1 जुलाई 2026 से। VBGRAM अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन हेतु 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों की यहाँ पर क्या होगी, तैनाती। ये अधिकारी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता निर्माण, समन्वय, प्रशिक्षण और संचालन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहयोग देंगे। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन किया है। क्या किया है, अंतरिम आवंटन यहाँ पर कर दिया गया है। अब तक यह 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बजटीय प्रावधान यहाँ पर किए हैं तथा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी योजनाएं
अधिसूचित कर दी है। यह मिशन रोजगार, आजीविका संवर्धन, जलवायु अनुकूल विकास, ग्रामीण अवसंरचना और प्रौद्योगिकी आधारित शासन को बढ़ावा देकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को क्या करेगा, समर्थन यह देने वाला है। इतनी बातें हमको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। लागू कब होगा, 1 जुलाई 2026 से। एक्ट अगर पूछा जाए तो क्या बताना है, बीबी ग्राम एक्ट 2025, बीबी ग्राम एक्ट 2025। इतनी बातें यहाँ पर याद करनी थी। अगली खबर है, आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस। पिछले 12 वर्षों में भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया है। यूएपीए, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यूएपीए अधिनियम 2019 के तहत सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया। जो ये यूएपीए कानून था, इसमें क्या किया गया, संशोधन, और संशोधन करके कब संशोधन किया गया, 2019 में। इसके तहत, संशोधन के तहत अब संगठन के अलावा व्यक्तियों को भी क्या आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। यह मिला। अब तक कितने 57 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को, 57 व्यक्तियों को यहाँ पर आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर पूछा जाए, इसमें भी संशोधन हुआ है कब, 2019 में। लेकिन अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो कब हुई है इसकी स्थापना, एनआईए की स्थापना 2008 में। संशोधन कब, 2019 में। इसमें भी क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। ये किसके अधीन है, गृह मंत्रालय। किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। मुख्यालय पूछा जाए तो हमें क्या बताना है, दिल्ली। 2019 बीएनएस 2023 के माध्यम से आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, क्या है, आतंकवाद और साइबर आतंकवाद, संगठित अपराध और आतंक वित्त पोषण के विरुद्ध कानूनी ढांचे को सशक्त इससे बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं एनआईए के हमें विषय में जानकारी ही हो गई है। एनएटी GRID यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2009 में। यह किसके अधीन है, ये भी गृह मंत्रालय के ही अधीन है। यह आतंकवादी गतिविधियों को शीघ्र क्या करता है, पतन के लिए इसको बनाया गया है। किसको, यही एनएटी ग्रिड को। और अगला क्या है, SMAC। ये क्या है, यहाँ पर दो संगठन है। ये केंद्र के अधीन है, ये राज्यों के अधीन है। इसका मुख्यालय राज्यों में होता है SMAC का, और MAC का मुख्यालय कहाँ होता है, केंद्र में, यानी कि नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में। कब हुई थी, 2001 में। इसके MAC, इसके अधीन भारत की सभी बड़ी एजेंसियां काम करती हैं। कौन कौन सी एजेंसियां, जैसे IB, रा, NIA, CBI, BSF, सभी इसी के अधीन काम करती हैं। इतनी बातें यहाँ पर हमको क्या करना है, याद करना है। और क्या है, CYMAC यानी कि इसको साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर क्या कहते हैं, साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2019 में। कब हुई थी, 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है, साइबर खतरों एवं साइबर अपराधों पर खुफिया समन्वय। यह किसके अधीन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन है। अगली कौन सी एजेंसी है, CCTNS 2.0 यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। यह किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य क्या है, अपराध एवं अपराधियों को राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, यानी कितने अपराध हुए हैं, कौन अपराधी है, इनका क्या करना, डेटाबेस तैयार करना। जैसे प्लेटफार्मों के जरिए खुफिया जानकारी साझा करने, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत किया गया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा प्रबंधन, आतंक वित्त पोषण पर कार्रवाई और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण ने भारत की आतंकवादी रोधी रणनीति को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया है। मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। दोस्तों, ये रही आज की हमारी खबर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।